हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज शंकर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल शंकर एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, लेके आया हूँ एक और लेक्चर आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक आइसोमेरिज्म। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का बेसिक्स जो है, उसका ये लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसके पार्ट 1 में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, चाहे वो कॉमन नेम्स रहे चाहे फिर आईयूपीएसी नेम रहे। वैसे ही लेक्चर नंबर 3 जो है आइसोमेरिज्म, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। सर क्या क्या होगा इस लेक्चर में? इस लेक्चर को अगर हम लास्ट तक देखें तो हमें क्या क्या फायदा होने वाला है, तो समझो बात को। आइसोमेरिज्म ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके नीट और जेई जो बच्चे अपियर कर रहे हैं ना, ओबीएस है, सीईटी एंड स्टेट बोर्ड आल्सो। तो दो तीन अलग अलग चैप्टर में हमें आइसोमेरिज्म आना जरूरी होता है। तो हम लोग इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन देखेंगे, आइसोमेरिज्म का टाइप क्या होता है, आइसोमेरिज्म के जो दो बेसिक प्रकार है, जैसे कि एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उनके फर्दर क्या प्रकार है, उन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको पहचानना कैसे है, टैकल कैसे करना है। और इसके साथ एक क्वेश्चन कि अगर मान लो हमें एक जनरल फॉर्मूला दिया और बोला कि उसके सो एंड सो आइसोमर्स काउंट करो, स्ट्रक्चरल कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल कितने होंगे, ऑप्टिकल कितने होंगे, या कुल मिला के टोटल कितने होंगे। तो इसका सारा डिटेल में विथ ऑल द क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, हम स्टार्टिंग करते हैं टॉपिक जिसका हेडिंग है आइसोमेरिज्म। तो शुरुआत करते हैं कि सर आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, कैसे होता है। तो एकदम बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको शुरुआत करा देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं कि मेरे पास कार्बन जो है वो 4 है एंड हाइड्रोजन जो है वो 10 है, C4H10। तो इसके मैं बेसिक दो स्ट्रक्चर बना सकता हूं। जैसे मैं एक सिंगल लाइन में भी स्ट्रक्चर बना सकता हूं, जिसको हम ब्यूटेन बोलेंगे। या तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन तो लाइन में ले लूंगा और एक कार्बन को एज अ ब्रांच जोड़ दूंगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें भी 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन है। मतलब बेसिकली दोनों का फॉर्मूला है सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर है डिफरेंट। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट, इन लोगों को बोला जाता है आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो अगर एकदम आसान शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, तो वो डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाता है कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर जिनमें फॉर्मूला तो हो सेम लेकिन स्ट्रक्चर हो डिफरेंट। तो बस दो शब्द याद रखने हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेम फॉर्मूला। अगर ये बात होती है तो वो दोनों है आइसोमर्स। एग्जाम्पल एक ये हुआ। अब डिटेल में चलते हैं कि सर थोड़ा डिटेल में बताओ, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। सबसे पहले करते हैं हम लोग क्लासिफाई आइसोमर्स को। तो दुनिया के जितने भी सारे मॉलिक्यूल है जिनको मैं आइसोमर्स नाम से क्लासिफाई करने वाला हूं, उनके मैं बनाता हूं दो प्रकार। एक तो मेरे पास होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक मेरे पास होता है स्टेरियो आइसोमर। दोनों में फर्क क्या है सर? अगर लिटरली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, जैसे हमने 1 मिनट पहले एग्जांपल देखा था ये वाला, एक सीधे 4 कार्बन की लाइन है और एक 3 कार्बन की, इसका लिटरली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये चला जाता है मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। लेकिन कभी कभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो हमें सेम ही दिखता है, लेकिन उसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है? तो उनको हमें पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री यानी 3D में अरेंजमेंट। मतलब एक एटम को 4 एटम सेम ही अटैच है, लेकिन 3D में उसके अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, उसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। चलो अभी तो अपन सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। तो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन मैंने दो प्रकार से कर दिया। एक तो है स्टीरियो आइसोमर जिसकी 3D में अरेंजमेंट अलग है, और एक लिटरली स्ट्रक्चर से अलग होने वाले है, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे पास बेसिक 6 प्रकार का होता है। अगर स्ट्रक्चर में चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म, अगर स्ट्रक्चर में पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें एक सेंट्रल एटम के राइट एंड लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन का नंबर अलग होता है।
इधर एक कार्बन है, उधर 3 है, इधर 2 उधर 2, तो ऐसा कुछ है तो उसे मेटामेरिज्म बोला जाता है। एक स्पेशल केस है जिसको टोटोमेरिज्म बोला जाता है। एंड कभी-कभी एक आइसोमर रिंग में होता है और एक ओपन चेन होता है तो उसको बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक-एक का डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको अगले स्लाइड्स में पढ़ा दूंगा। स्टीरियो आइसोमर को मैं फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई करता हूँ। एक मेरे पास होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जिसमें कुछ तो भी होता है कि मॉलिक्यूल कभी स्टैगर्ड होता है, कभी इक्लिप्स होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एंड एक कुछ तो भी होता है विच इज कॉल्ड एज इजेड आइसोमेरिज्म। फिर मेरे पास लास्ट कैटेगरी आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो लाइट इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। और इस पे मेरे पास 2-3 वर्ड आते हैं, जैसे एनेंटियोमर, जैसे डायस्टीरियोमर, जैसे मिजो कंपाउंड्स। तो एक एक को डिटेल में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का प्रकार है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना है कि सर लिटरली स्ट्रक्चर डिफरेंट होने वाला है। याद रहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो नाम है वो चीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं चेन आइसोमर की बात कर रहा हूं तो होना क्या चाहिए, चेन ही अलग अलग होने चाहिए। तो सर इसका डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन सिर्फ वर्ड्स में बताता हूं कि सेम क्या रहेगा, तो सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या जो भी आइटम्स है वो रहेगा सेम। लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा, तो इसमें डिफरेंट रहेगा पेरेंट चेन। कोई बोलेगा सर पेरेंट चेन पहचानेंगे कैसे, तो उस मॉलिक्यूल को आईयूपीएसी नाम देने के लिए नंबरिंग करो, 1 2 3 जो नंबरिंग कर रहे हो। तो जो मेन चेन है वो चेन ही आपको 2 मॉलिक्यूल में अलग अलग दिखेगा। सर कोई एग्जांपल, एकदम बेसिक सा एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं C4H10 का। C4H10 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं। एक तो मैं सीधा स्ट्रेट चेन भी लिख सकता हूं, या तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या कर दूं, 3 कार्बन की पेरेंट चेन ले लूं और एक ब्रांच लगा दूं। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सर ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 एंड 4, इसके नाम में ब्यूटेन आता है। लेकिन अगर मैं सेकंड मॉलिक्यूल को नंबरिंग करता हूं तो पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन आते हैं, एक तो ब्रांच हो जाता है। तो ये हो गया मेरे पास किस तरह का, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। फिर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है C5 और H12, इसके टोटल कितने चेन आइसोमर बनेंगे। अगर ये मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूं, तो बेसिक ट्रिक, मुझे ट्रायल एंड एरर से अलग अलग मॉलिक्यूल निकालने हैं, ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर से ही निकालने हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक गलती बार बार करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से अलग निकालते हैं, दिखने में अलग, वो लिटरली अलग नहीं होता। कोई बोलेगा सर कैसे जस्टिफाई करें, नंबरिंग देके जस्टिफाई कर सकते हो। देखो अगर 5 कार्बन है तो मैं क्या करता हूं, जानबूझ के सबसे पहले पांचों के पांचों कार्बन को लाइन से लेता हूं, तो ये बन गया मेरे पास पहला आइसोमर। फिर अगले आइसोमर के लिए मैं क्या करता हूं, एक कार्बन की चेन को, है ना, एक कार्बन को कम करता हूं और कार्बन की चेन कितने लेता हूं, सिर्फ 4 कार्बन की। अब मेरे पास बचा कितना कार्बन, एक। मैं उसको एज अ ब्रांच यूज कर सकता हूं, एज अ ब्रांच यूज करता हूं। देखो पहले वाली की चेन में 5 कार्बन है, दूसरे वाले में 4 है। सर 4 कार्बन के साथ और कोई पॉसिबिलिटी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन बचा है, वो यहाँ पे लगा दिया तो नंबरिंग राइट से शुरू हो जाती है, 2 पे ही आ रहा है। अगर यहाँ पे भी लगा देता तो 2 पे ही आ रहा है। हाँ एक ऑप्शन और है, मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन की ही चेन लेता हूँ। अब मेरे पास बचते हैं 2 कार्बन, मैं उनको यहाँ पे बीच में जोड़ देता हूँ, कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए ऐसे हाइड्रोजन को भर देता हूँ। तो मेरे पास आता है तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल। तीनों में चेन अलग है तो टोटल आइसोमर कितने बने, तो 3 बने। तो ये होता है चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें पेरेंट चेन ही डिफरेंट होनी चाहिए। फिर आता है मेरे पास सेकंड प्रकार और वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अरे अगेन मैंने बताया कि जो नाम है वो अलग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या अलग होना चाहिए, पोजीशन। कैसे, तो समझो बात को, यहाँ पे भी सेम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम होनी चाहिए पेरेंट चेन। आपकी जो पेरेंट चेन थी वो पूरी की पूरी सेम होनी चाहिए। एक में अगर 4 कार्बन लाइन में है तो दूसरे में भी 4 कार्बन लाइन में चाहिए। सर डिफरेंट क्या चाहिए, तो मेरे पास डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट पोजीशन।
सर किसकी पोजीशन? तो पोजीशन ऑफ साइड चेन। अगर साइड चेन नहीं तो समटाइम्स डिफरेंट हो सकता है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेमी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसकी पोजीशन अलग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फंक्शनल ग्रुप एंड पोजीशन आइसोमर में कंफ्यूज करते हैं, तो कैसे जरा देखना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास मान लो एक कुछ ऐसा एग्जांपल है कि जिसमें 2 नंबर के कार्बन पे एक चेन है, ये वाला कुछ ऐसा। फिर मैंने सेमी पैरेंट चेन निकालनी है जिसमें ऑब्वियस है पहले के जितने ही कार्बन आने चाहिए, बस मैं अभी ब्रांच की पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो आप लोग क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो कि इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। फर्क क्या पड़ा है? ये जो ब्रांच है CH3 का, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, इसको नंबर दे दिया तो 2 पोजीशन पे आ रहा है और इसको नंबर दे दिया तो ये 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो सेम ही फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन का पोजीशन बस अलग होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का कोई और एग्जांपल दे दो सर। तो एग्जांपल देखना, मान लो मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर निकाला, शायद से बॉन्ड लाइन सभी को आ जाता है। तो बॉन्ड लाइन में मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड जो है वो पहले 2 कार्बन के बीच में लगा दिया। इसका एक और मॉलिक्यूल निकाला जिसके बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग निकाल दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है। लोग इसको गलती से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। उनको लगता है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड और इसकी पोजीशन बदल गई। अरे फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम ही है, बस पोजीशन बदल गई, तो वो पोजीशन आइसोमर है। तीसरा एग्जांपल देख लो, इसी एग्जांपल में मान लो मेरे पास OH फंक्शनल ग्रुप था, कहाँ पे है? तो 2 नंबर पे है। मैंने एक और मॉलिक्यूल निकाला लेकिन उसका OH 1 नंबर पे निकाला। देखो दोनों की पेरेंट चेन सेम ही है, 4 ही कार्बन है, इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी, कार्बन 4 ही है। इसका OH 2 नंबर पे है, उसका OH सेम ही है, बस उसकी पोजीशन बदली है, तो ये आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में। थर्ड प्रकार मेरे पास होता है फंक्शनल आइसोमर। अब ऑब्वियस है, जैसे मैंने बताया जो नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंट होना चाहिए सर? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि देखो इसका डेफिनेशन क्या है, सेम क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए फॉर्मूला, सेम होना चाहिए फॉर्मूला। और डिफरेंट क्या होना चाहिए? तो इसमें डिफरेंट होना चाहिए लिटरली फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ही होना चाहिए डिफरेंट। सर कैसे? जस्टिफाई करो। एक एग्जांपल देता हूं कि एक नॉर्मल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। सर कैसे? एग्जांपल ले लो, मैंने 3 कार्बन का एक अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, जिसको हम प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, और मैंने 3 ही कार्बन का एक ईथर ले लिया। सभी लोग ईथर तो जानते हैं, ऑक्सीजन के राइट एंड लेफ्ट में कार्बन के चेन होना। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों में सेम है, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कौन आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है। यहाँ पे कौन आ रहा है? ईथर आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। सर इसमें और कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो उसकी भी लिस्ट आपको बना देता हूं। अगर मेरे पास एक अल्डिहाइड है एंड उतने ही कार्बन का कीटोन है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने क्या कर दिया, 3 कार्बन का एक अल्डिहाइड ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड OH होता है, और अगर मैंने 3 ही कार्बन का कीटोन ले लिया, तो इनका दोनों का फॉर्मूला सेम ही आ रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएंगे। इसके अलावा कोई एग्जांपल सर? बिल्कुल ढेर सारे एग्जांपल्स है। क्या है मेरे पास? देखो फॉर्मूला सिर्फ सेम रखना। जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ईस्टर इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, एस्टर के साथ। कैसे? एग्जांपल देखो, मैं 2 कार्बन का लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है CH3COH, और अगर मैं 2 कार्बन का एस्टर लेता हूं तो वो होता है HC डबल बॉन्ड OCH3। दोनों का फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। इतना ही नहीं, मैं और क्या एग्जांपल ले सकता हूं? तो मेरे पास और एग्जांपल्स है, जैसे मान लो प्राइमरी अमाइन,
एंड सेकेंडरी अमाइन। याद रहे 2025 लेटेस्ट जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। लोगों को लगता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा नहीं है। प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 2 कार्बन का एक अमाइन ले लिया प्राइमरी CH3 CH2 NH2, एंड मैंने एक सेकेंडरी अमाइन ले लिया जिसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए होता है। दोनों का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे NH2 प्राइमरी है, एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ पे NH सेकेंडरी है, वो 2 कार्बन से अटैच है। इतना ही नहीं सर, और क्या ले सकता हूँ? तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास अल्का डाइईन है, मतलब 2 डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड है, डाइईएनई, अल्केन का 2 डबल बॉन्ड वाला, एंड एक अल्काइन है, मतलब उसमें एक ही है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 4 कार्बन का एक अल्का डाइईन ले लिया। अल्का डाइईन क्यों? अल्केन है लेकिन उसमें 2 ENE है, डाइईन है। और मैंने 4 ही कार्बन का एक अल्काइन ले लिया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूला तो एग्जैक्ट सेम मिलेगा, लेकिन ये ENE फंक्शनल ग्रुप है और ये YNE है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है मेटामेरिज्म। ये तो एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एटम या फंक्शनल ग्रुप, उसके राइट में एंड लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के चेन ही अलग होते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, तो ऑब्वियस है सेम क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, सेम आएगा फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या आएगा, डिफरेंट। अच्छा एक और बात, मेटामेरिज्म में फॉर्मूला के साथ फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होना चाहिए, सिमिलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप में होता है। डिफरेंट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, माने कि कार्बन के चेन इन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम माने वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना, सेंट्रल एटम ऑब्वियसली वो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप बीच में रहेगा, उसके राइट में एंड लेफ्ट में अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। कैसे, तो बात को समझो, बात को ऐसे समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन ईथर्स। ईथर्स बहुत अच्छे से ना मेटामेरिज्म शो करते हैं, लेकिन याद रहे दोनों तरफ के नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। तो सबसे बेसिक अगर कोई ईथर है तो वो 4 कार्बन का ईथर है जो आपके पास मेटामेरिज्म शो कर सकता है। 3 कार्बन का ईथर मेटामेरिज्म नहीं शो कर सकता, क्योंकि 3 ही कार्बन लिए तो एक तरफ 1 कार्बन हो जाएगा, एक तरफ 2 कार्बन। अब जब दूसरा निकालोगे तो इसके अलावा आप कुछ निकाल ही नहीं सकते, एक तरफ 2 एंड 1 ही आ रहा है, तो ये वाला नहीं चलेगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, एक ए निकाल लिया जिसमें एक और आइसोमर निकाल सकता हूं, CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन CH2 CH3, ऐसे निकाल दिया। सर कैसे पहचानना है, देखो इसमें भी सेंटर में एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी सेंटर में कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 3 कार्बन है, और इसके दोनों साइड में 2-2 है, तो लेफ्ट राइट में 1 एंड 3, लेफ्ट राइट में 2 एंड 2 अलग अलग है, तो ये मेटामर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, जैसे मान लो मेरे पास एक और है एग्जांपल, वो है सेकेंडरी अमाइंस का। सेकेंडरी अमाइंस माने बीच में नाइट्रोजन होता है, दोनों तरफ कार्बन। सेम एग्जांपल में लिख देता हूं, CH3 NH और एक तरफ 3 कार्बन CH2 CH2 CH3। अब दूसरे में क्या करता हूं, NH तो बीच में ही रखता हूं, इसमें एक तरफ 1 कार्बन दूसरी तरफ 3 थे, अब मैं दोनों तरफ 2-2 कार्बन रखता हूं। तो देखना फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन उसी फंक्शनल ग्रुप के राइट एंड लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, 1 3 और 2 2। इतना ही नहीं, ये वाला कीटोन्स में भी देखा जाता है। कीटोन्स में, कीटोन्स में कैसे, तो समझो बात को, जैसे मान लो मेरे पास एक कीटोन था CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। आप लोग देख पा रहे हो एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 3 है। अगर मैंने क्या कर दिया, इस कीटोन की पोजीशन इधर सेंटर पे डाल दी, तो आप लोग नोटिस करोगे कि अरे हाँ सर, इसमें एक तरफ 1 एक तरफ 3 और इसमें दोनों तरफ 2-2 है, तो चेन तो अलग अलग है, तो ये वाला कहलाएगा आपका मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आपके पास जो होता है वो तो और भी स्पेशल केस होता है और उसको बोला जाता है टोटोमेरिज्म।
टोटोमेरिज्म एक स्पेशल केस है जिसमें एक ही एटम पे एक डबल बॉन्ड भी आता है और एक OH भी आता है। ऐसे कंडीशन को बोला जाता है इनॉल। तो टोटोमेरिज्म का एक और नाम है कि इसमें इनऑल मतलब एक डबल बॉन्ड और एक अल्कोहल, ऐसी कंडीशन उसके एक और फॉर्म जिसको हम इन जनरल कीटो ऐसा बोलते हैं, तो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे सर? तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल निकाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसके सर पे है OH। अब बड़े ध्यान से देखना, इन ऑल तो खूब हो सकते हैं, खूब हो सकते हैं, लेकिन आपको वही कंसिडर करना है जिसपे एक ही कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। डबल बॉन्ड की वजह से इसको मैं इन बोलूंगा और अल्कोहल की वजह से इसको ऑल बोलूंगा, तो टुगेदर नाम क्या हो जाएगा इसका? इनॉल। इनऑल। ये नोटिस किया गया कि ये जो इनॉल कंपाउंड है ये अपने आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे जो कि इनसे भी स्टेबल है, और विथ रिसर्च इनको पता चला कि इस वाले केस में ये जो डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है और इस ऑक्सीजन के पास का हाइड्रोजन है वो पड़ोसी कार्बन के पास चला आता है। हो क्या रहा है सर? ध्यान से देखो रे, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ये CH3 तो जैसे के वैसा, ये H इधर आ गया तो यहाँ पे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड उधर गया तो इस CH के पास डबल बॉन्ड O आ गया। अब असल में ये फंक्शनल ग्रुप तो अल्डिहाइड है, अगर मैं ध्यान से लिखूं तो H को थोड़ा अलग लिखता हूं तो सब लोग पहचानते हैं कि सर ये तो अल्डिहाइड है, तो आप इसको अल्डो इनॉल भी बोल सकते हो, लेकिन लगता तो डबल बॉन्ड O यानी कीटो जैसा ही है। एक और एग्जांपल दे दो सर और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल था CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर था मान लो OH और इधर था CH3। वैसे इसके दो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म बन सकते हैं, मैं आपको एक सिखा देता हूं क्योंकि इसके राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ ऑप्शन है। अब कैसे है तो समझो ध्यान से। हो क्या रहा है, ये डबल बॉन्ड यानी इन और ये फंक्शनल ग्रुप OH यानी ऑल, ये इनॉल है। इसमें ये डबल बॉन्ड जाता है इधर और H आता है इधर, कुछ ऐसे हो रहा है। जरा ध्यान से देखो क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ पे H आ गया तो ये 2 हो गया, इस कार्बन का डबल बॉन्ड O हो गया और राइट में है CH3। तो देखो क्लियर कट, ये तो कीटो फॉर्म है, तो इसको बोला जाता है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। सर ये सिर्फ कीटो एंड इनॉल में ही होता है क्या? तो इनॉल में तो होता ही है, लेकिन हमेशा कीटो रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ये नाइट्रो कंपाउंड्स में भी हो जाता है, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड भी कहीं ना कहीं इसी तरह के होते हैं। तो मैं जानबूझ के पहले नाइट्रो बना रहा हूं, ये होते हैं आपके नाइट्रो कंपाउंड्स, ऐसे कुछ तो भी। ये सर कौन सा फॉर्म है? तो ये कीटो जैसा फॉर्म है, ये जो नाइट्रो है ना ये कीटो जैसा, क्यों? देखो इसमें डबल बॉन्ड हुए तो ये कीटो जैसा फॉर्म है। अब ये किसमें वैसे ऑफिशियली तो इसको नाइट्रो ही बोलना है, नाइट्रो इनॉल बोलेंगे, लेकिन कीटो जैसा। अब इसमें क्या होगा? रिवर्स होगा सर। रिवर्स क्या होगा? जैसे डबल बॉन्ड उधर जाके H इधर आ रहा था, तो इस बार डबल बॉन्ड नीचे आएगा और H ऊपर जाएगा। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, CH3 पड़ोस में CH, ये बॉन्ड नीचे आ गया तो डबल बॉन्ड और इस N को OH मिल गया। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, तो इसको बोला जाता है टोटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म इनॉल में, इनॉल फॉर्म कीटो में। सर इन दोनों में मोर स्टेबल कौन रहता है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल, यानी अगर मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 80% मॉलिक्यूल कीटो फॉर्म में रहेंगे और बचे हुए मॉलिक्यूल्स इनॉल फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि वो मोर स्टेबल है। डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन के पास रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट प्रकार मेरे पास आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो बहुत सारे बुक में मेंशन तो नहीं है लेकिन एग्जाम में तो आता है। मतलब क्या सर? इसमें फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सर डिफरेंट क्या होगा? तो इसमें डिफरेंट होगा, एक मॉलिक्यूल रहेगा रिंग फॉर्म में
एंड अनदर मॉलिक्यूल रहेगा चेन फॉर्म में। तो एक चेन एंड एक रिंग ये होना ये डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर एग्जांपल बताओ, तो देख लेना ध्यान से। मेरे पास अगर एक अल्कीन है, एक अल्कीन है, तो वो साइक्लो अल्केन्स के साथ उतने ही कार्बन वाले साइक्लो अल्केन्स के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक अल्कीन था 4 कार्बन का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 4 कार्बन का है। अब इसको मैंने देखा तो इसके फॉर्मूला में मेरे को क्या मिला, C मिले 4, H मिले मेरे पास 3 3 6 8, H8 मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, एक साइक्लिक अल्केन बनाता हूं। अल्केन माने कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कार्बन यहाँ पे भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 8 है, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एक चेन में है तो दूसरा रिंग में है, तो इनको बोला जाता है रिंग चेन आइसोमर्स। सर और कौन शो कर सकता है रिंग चेन आइसोमर्स? तो एक और एग्जांपल मेरे पास है, जैसे अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स एक दूसरे के रिंग चेन थे, वैसे अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्डेड एंड अल्काडाइंस, मतलब अल्केन तो है लेकिन उसके पास 2 डबल बॉन्ड है ना, तो ऐसे कुछ अल्काइंस एंड अच्छा ओके कॉमा लगाता हूं, अल्काइंस कॉमा अल्काडाइंस, ये जो रहेंगे ये रिंग चेन होते हैं साइक्लो अल्किन के साथ। ध्यान से समझो, ये दो है, अल्काइन रहे चाहे फिर वो अल्काडाइन रहे, वो ओपन चेन में रहेंगे और साइक्लो अल्किन साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। कैसे? तो कॉमन एग्जांपल लेता हूं जिसमें तीनों आ जाए। मैंने एक 4 कार्बन का अल्काइन ले लिया, तो कुछ ऐसे बना, जिसका फॉर्मूला क्या था, C तो 4 है और H जो मेरे पास है वो है 3 and 3 6, H6। अब मैं क्या करता हूं, एक अल्काडाइन लेता हूं। अल्काडाइन मतलब सर मुझे क्या करना है, अब मुझे 2 डबल बॉन्ड दिखाने हैं, कंटिन्यू दिखाओ गैप से दिखाओ फर्क नहीं पड़ रहा। इधर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी C4H6 आ रहा है। अब मैं इन दोनों के साथ लेता हूं साइक्लो अल्कीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। ध्यान से देखो, अरे सर यहाँ पे भी फॉर्मूला आ रहा है C4H6, यानी कि alkyne and cycloalkene are ring chain isomerism and similarly alkadiene and cycloalkene are ring chain isomers। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है खत्म। एक क्वेश्चन करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इनॉल फॉर्म, क्लियर कट है, डबल बॉन्ड है, OH है, आपको बनाना है इसका कीटो फॉर्म। कैसे बनाओगे? तो आप लोगों को अभी अभी अपने ने सिखाया है, क्या सिखाया है कि सर ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर और H आएगा इधर, माने कि यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, H तो अपन लिखते नहीं है बॉन्ड लाइन में। एक और क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैंने 4 मॉलिक्यूल निकाले जिनका सबका फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर लिटरली अलग है, मतलब ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा कि A एंड BR ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो आप लोग नोटिस करोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक OH है, एक OH है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और पेरेंट चेन सेम है। क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे तो बस पोजीशन का डिफरेंस है। अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो ये OH ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं तो OH ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो A एंड B आर पोजीशन आइसोमर्स, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। वही अपन बात करेंगे सर B एंड C आपको क्या लगते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, B एंड C। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, इसको भी नंबर दे के देखता हूं, अरे सर ये भी 4 है, ये भी 4 है, सेम ही है। यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज है और डबल बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज है, लेकिन पोजीशन चेंज है, दूसरा कुछ नहीं, तो ये भी पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। कोई पूछेगा सर व्हाट अबाउट C एंड D, इनके बारे में बताओ, तो वो भी ध्यान से देख लेना। अगर आप C को देख पा रहे हो तो ये तो स्पेशल केस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और OH है, मतलब ये तो इनॉल है, और यही डबल बॉन्ड उधर जाके H इधर गया तो ये तो कीटो फॉर्म है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के टोटोमर्स है, यानी कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म शो करते हैं। अगर किसी ने पूछा कि A एंड D क्या है,
तो अब ध्यान से देखो, A एंड D आर अल्सो टोटोमर्स। कैसे? ये डबल बॉन्ड उधर जाएगा, H इधर आएगा तो यही बनेगा, तो ये भी टोटोमर्स में आता है, टोटोमर्स में आता है। कोई पूछेगा सर A एंड C का क्या हुआ? तो A एंड C को भी रिलेट करो, इसमें सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। A एंड C ये तो वापस पोजीशन आइसोमर में ही आ जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर देखो, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक OH एक OH, ये तो सेम ही है, बस चेंज हुई क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो आएंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है एकदम क्लियर। बने रहिए, आगे सीखते हैं अपन दूसरा प्रकार, क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे एट द लास्ट। दूसरा प्रकार अपने पास जो है वो है स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या? तो देखो भाई, अगर फॉर्मूला सेम है और लिटरली स्ट्रक्चर का फर्क आ रहा है तो अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेगा, उनको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या फर्क है? तो डेफिनेशन लिखवाता हूं, देखो। इनमें सेम क्या रहेगा? तो सेम रहेगा अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ और क्या सेम रहेगा? तो सेम अटैचमेंट, सेम अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स पे जो अलग अलग ग्रुप्स है उनके अटैचमेंट भी सेम रहेगी। एक कार्बन को दो ग्रुप है तो वही दो ग्रुप दूसरे में भी रहेंगे। तो फिर फर्क क्या है? तो इसमें सर फर्क क्या है? तो फर्क है डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल यानी स्पेस में, 3D में, सराउंडिंग में स्पेटियल अरेंजमेंट। तो स्पेटियल अरेंजमेंट यानी 3D में इनका अरेंजमेंट होता है डिफरेंट। ऐसे आइसोमर को बोला जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनका क्लासिफिकेशन तो आप पहले देख चुके हो कि स्टीरियो आइसोमर का मैं बेसिक 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन करता हूं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। पहला जो प्रकार है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशंस में फर्क आता है। कन्फर्मेशनल मतलब क्या सर? तो कन्फर्मेशनल समझो बात को, है ना। कन्फर्मेशनल क्या, यहाँ पे ओ मिसिंग है ना, कन्फर्मेशनल। ओके, कन्फर्मेशनल यानी डिफरेंट कन्फर्मेशंस होते हैं। कन्फर्मेशंस क्या? तो इसके लिए मुझे कुछ तो भी रिवाइज करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन इस साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, जैसे इथेन हो, इथेन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, इसको भी 3 हाइड्रोजन है और इसको भी 3 हाइड्रोजन है। तो इसको अगर मुझे और अच्छे से इमेजिन करना है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टडी करना है, तो मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख कैसे पाऊंगा? अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए है फ्रंट कार्बन, ये है बैक कार्बन। तो न्यूमैन ने कहा है कि फ्रंट कार्बन को एक डॉट इमेजिन करो और बैक कार्बन को एक सर्किल इमेजिन करो। जो फ्रंट कार्बन है उसके जो एटम्स है वो उसको डायरेक्टली अटैच करो। जैसे फ्रंट कार्बन को 3 हाइड्रोजन है और बैक कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन है, तो वो आउटसाइड द सर्कल से स्टार्ट करो, बैक साइड से स्टार्ट करो। और आप लोगों को एक बॉन्ड जो ड्रॉ नहीं करना है, इमेजिन करना है कि ये फ्रंट कार्बन एंड ये बैक कार्बन, ये डॉट और ये सर्कल, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो इस तरह से सामने है। एक फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन है, वो बॉन्ड आप लिख नहीं रहे हो, ये फ्रंट कार्बन और वो बैक कार्बन, जिसके उसके ग्रुप जिसको उसको जोड़ दो। ये इसको भी H था, इसको भी H, इसको भी H, H सबको ही H था। इसमें मैंने क्या किया है कि एक बॉन्ड के बराबर पीछे दूसरा बॉन्ड निकाला है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। एक आगे वाला बॉन्ड है, पीछे वाला बॉन्ड है, जो एग्जैक्ट एक के पीछे एक आ रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म को इन्होंने नाम दिया इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड नाम दिया है। और वही अगर मैं बात करूं इसका दूसरा फॉर्म, जिसमें मैंने क्या कर दिया, फ्रंट वाले कार्बन को एज इट इज रखा। एज इट इज मतलब क्या सर? ये उसके 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3, और मैं बैक कार्बन को क्या करता हूं, 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, 60 डिग्री से रोटेट करता हूं। तो बैक कार्बन व्हील के जैसा रोटेट कर दिया तो उसके तो ग्रुप तो रोटेट हो जाएंगे, जो एग्जैक्ट पीछे थे वो 60 डिग्री से आगे आएंगे। अब इसमें बॉन्ड दूर दूर गए हैं तो इस वाले शेप यानी स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया है स्टैगर्ड फॉर्म। ये एक दूसरे के होते हैं स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशंस। कोई पूछेगा सर इन दोनों में
स्टेबल कौन होता है? तो आपको याद रखना है कि स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, यानी जिसमें मॉलिक्यूल्स एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, वो मच मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, आपको इतना याद रखना है। स्टैगर्ड इज मच मोर स्टेबल देन इक्लिप्स वाला। क्यों ऐसा? तो देखो भाई, एक बॉन्ड यानी होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड एक दूसरे के पास पास आएंगे, एग्जैक्ट पीछे आएंगे, ओवरलैप होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म में निकालता हूँ, ये दूर चले जाते हैं, रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको ये बात भी बता दी है ना। इसके अलावा आपको कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी सीखना होता है। अब कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होता है तो वो भी सीखो, है ना। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन माने क्या, तो समझो बात को। साइक्लोहेक्सेन बोल दिया तो सभी लोगों को एक हेक्सागोन इमेजिन हो रहा है। साइक्लो माने साइक्लिक है, 6 कार्बन माने कुछ ऐसा है, लेकिन याद रहे ये साइक्लोहेक्सेन लिटरली ऐसा प्लेन में हेक्सागोन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर देख चुके हो, जीओसी पार्ट 1, या फिर आपको नॉलेज है, तो ये सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। sp3 में उसकी जो शेप या ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल ये प्लेनर शेप नहीं है। इसमें दो एटम, एक अबव एक बिलो होता है, और दो एटम ही प्लेन में होते हैं, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 109 डिग्री का एंगल होता है। कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल। अगर ये लिटरली हेक्सागोन है तो ये एंगल तो मतलब अराउंड 60 का हो जाएगा, 6 टाइम्स 60 360। तो ये एंगल 60 का तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मॉलिक्यूल प्लेन में ना रह के ये मॉलिक्यूल 3D में चला जाता है। सर 3D में कैसे चला जाता है? तो क्या होता है, ये 6 कार्बन है, इसमें से ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 अगर ऐसे नंबर दिया, तो कार्बन नंबर 2 6 3 5 ये तो प्लेन में रहते हैं, लेकिन कार्बन नंबर 1 ऊपर आता है, मतलब इसको उठा के थोड़ा आगे खींचो, और ये कार्बन नंबर 4 थोड़ा नीचे चला जाता है इस बोर्ड के पीछे। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, एक कार्बन ऊपर आया है और दूसरा कार्बन नीचे गया है। समझो बात को, ये जो मैंने डॉट बनाए हैं 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन एक प्लेन में है, एक अबव जा रहा है और एक बिलो जा रहा है। अब इससे क्या हो गया सर? एक तो ये ग्रुप अपोजिट में चले गए, रिपल्शन कम होएगा, बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन होता है, और एंगल भी एडजस्ट हो जाएगा। अरे इसको अगर अपन रिलेट करें तो ये लिटरली चेयर जैसा दिख रहा है। ऐसा यहाँ पे बैठ जाओ, ये मतलब है ना बैक सपोर्ट है, और ये नीचे पैरों की तरफ का, इसलिए इसको बोला जाता है चेयर। अब मैं इसमें क्या करता हूं, इस कार्बन को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करके एक और इसका स्ट्रक्चर निकालता हूं। तो इसमें हुआ क्या है, एक ऊपर वाला कार्बन तो अभी भी ऊपर ही है, लेकिन एक कार्बन जो नीचे था अब वो प्लेन में आ गया। मतलब सर अब की बार कितने लोग प्लेन में है? 1 2 3 4 और 5, सिर्फ एक आउट ऑफ प्लेन है जो अबव आ रहा है। इसको अगर मैं देखूं तो ये जो चेयर था ये तो हाफ चेयर हो गया, तो इसको नाम क्या दिया जाता है? हाफ चेयर दिया जाता है। अब मैं इस वाले को और उठा के ऊपर लेता हूं तो मेरे पास और एक कन्फर्मेशन बनता है, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों कार्बन आउट ऑफ प्लेन तो है लेकिन अबव ही है। देखो ध्यान से, 4 कार्बन प्लेन में है, 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेन में है, लेकिन ये वाला और ये वाला ये दोनों कैसे है? अबव द प्लेन है। इसमें एंगल तो एडजस्ट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, ये दोनों सामने सामने आ गए। जैसे अपन ने इक्लिप्स में बोला था ना लास्ट वाले में कि ये वाले रिपल करके इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो सेम होता है। लेकिन इसको नाम क्या दिया? तो इसको नाम दिया बोट, क्योंकि लिटरली बोट जैसे दिखाई दे रहा है। बोट होती है नैया, नाव, उसके जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे इसको चेयर की वजह से हाफ चेयर बोला था, तो कुछ बुक में इसको बोट के बदले में हाफ बोट ऐसे नाम दिया जाता है। तो हाफ बोट बोलो या हाफ चेयर बोलो, बात तो वही हो गई, लेकिन बोट यानी दोनों ऊपर, चेयर यानी ऐसा भी नहीं। तो सर कुछ ऐसा जुगाड़, ये मॉलिक्यूल अगर रोटेट हो ही रहा है तो और कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये जो बोट फॉर्म है ये दोनों आमने सामने आके रिपेल हो रहे हैं, तो ये एक कार्बन थोड़ा बोर्ड के अंदर चला जाता है और ये वाला कार्बन थोड़ा बोर्ड के बाहर आता है। इससे क्या होता है, तो मेरे पास कुछ ऐसे बनता है।
ऐसा, जिसमें कार्बन दोनों ऊपर ही है, कार्बन दोनों लिटरली ऊपर ही है, लेकिन हो क्या रहा है, ये बीच वाले जो चार थे वो प्लेन में नहीं है, वो ट्विस्ट हो गए हैं। कैसे ट्विस्ट हो गए तो जरा ध्यान से समझो। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये ट्विस्ट हो गए। ये अबोधी प्लेन था, ये अबोधी प्लेन था। अब ये बोट ट्विस्ट हो गई, इसकी वजह से इसको बोला जाता है ट्विस्टेड बोट, ट्विस्ट बोट या फिर ट्विस्टेड बोट। तो इस तरह से कुछ कन्फर्मेशंस हो जाते हैं। अब इनमें एक और क्वेश्चन आता है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या है। देखो, स्टेबिलिटी समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा इमेजिन करवा देता हूँ, एक आराम से सादे पेपर लेके ना, एक पेपर से मैं आपको इसको इमेजिन करके बताता हूँ कि ये सच में हो कैसे रहा है ना। देखो ध्यान से, ओके, कोई ढंग का कागज मेरे को मिल जाए। ओके चलो, मान के चलो कुछ तो एक पेपर मेरे को मिल गया है, इस पेपर से अपन एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, अब समझो बात को। ये मेरे पास आ गया एक हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन आ गया। देखो हेक्सागोन, हमें लगता है बीच में का पोर्शन एम्प्टी होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ये इसके पास है कार्बन, और बीच का पोर्शन एम्प्टी होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखता हूं इसमें, तो मेरे को क्या नोटिस होता है कि साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये चार प्लेन में आ गए, एक, दो, तीन, चार, ये आ गए प्लेन में। इसमें से एक जो है वो अबोव द प्लेन चला जाता है, एक कार्बन है जो कि अबोव द प्लेन चला जाता है, और दूसरा कार्बन जो है वो बिलो द प्लेन चला जाता है। ऐसे, ये ऐसे था तो 60 वाला एंगल था, ये रिपल कर रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गया, एक आ गया नीचे, एक आ गया ऊपर, तो ये देखो हो गया चेयर फॉर्म। अब इसमें क्या हो गया, एक कार्बन मैंने ऊपर करके इमेजिन किया, मतलब ये देखो पांच लोग प्लेन में है और एक ही ऊपर है, इसको मैंने बोला हाफ चेयर या फिर हाफ बोट। अब ये दोनों ऊपर आ गए, है ना, दोनों लिटरली ऊपर आ गए, देखो ध्यान से, ये वाले, इसको अपन ने बोला बोट। अब इसी बोट को मैंने क्या कर दिया कि ये जो सामने सामने आ रहे थे ना दोनों, मैंने इसको कर दिया ट्विस्ट। ये जो बोट थी जिसमें चार प्लेन में थे, एक दोनों उभो थे, मैंने कर दिया इसको ट्विस्ट, तो ये हो गया ऐसे ट्विस्ट, तो ये क्रॉस बना दिया, तो टोटल कार्बन इतने आने चाहिए। तो ऑब्वियस है सर, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहा होगा, तो जिसमें एंगल भी एडजस्ट हो गए और ग्रुप भी दूर चले गए। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की, तो सबसे स्टेबल मेरे पास बनता है चेयर फॉर्म। फिर कौन आता है, तो आपको देख के लगेगा सर हो सकता है हाफ चेयर, क्योंकि इसमें रिपल्शन ज्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ट्विस्ट बोट आता है। क्योंकि ट्विस्ट बोट में आपके दो फायदे हो रहे हैं। क्या फायदे हो रहे हैं, एक तो ये ग्रुप ट्विस्ट होने की वजह से एक दूसरे से दूर गए और एंगल भी एडजस्ट हो गए। फिर कौन आता है, तो हाफ चेयर, फिर स्टेबिलिटी में आता है मेरे पास हाफ चेयर, और सबसे अनस्टेबल जो होता है वो बोट फॉर्म होता है। बोट फॉर्म सबसे अनस्टेबल है, क्योंकि एंगल तो एडजस्ट हो गया लेकिन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ऐसा कुछ तो भी है। तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर पे भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, तो इसको याद रखने की कोशिश करनी है। लॉजिक भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है ना, ये कुछ हुई बात। तो यहाँ पे हो गया अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म समाप्त। फिर मेरे पास आता है एक और इंटरेस्टिंग आइसोमेरिज्म, और वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, अरे आप सभी लोगों ने एक वर्ड सुना है सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस जो बेसिक है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली दुनिया के दो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है सर, तो वो भी समझो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी क्या, तो अगर आपके मॉलिक्यूल में, जैसे देखो ये साइक्लोहेक्सेन रोटेट हो रहा था, ये जो था अल्केन न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये भी क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। तो कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि मेरे पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स, या फिर मेरे पास अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, इनमें होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेट नहीं हो सकते, इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, घूम नहीं सकते हैं। तो अगर इनका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये घूम नहीं सकते, तो उस केस में, लेकिन स्ट्रक्चर तो थोड़े से अलग दिखते हैं, आइसोमेरिज्म तो शो करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है कि 3-4 मॉलिक्यूल के आईयूपीएसी नाम देते हैं एग्जाम में और बोलते हैं कि इनमें से कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड है उसको दो अलग ग्रुप होने चाहिए, दूसरा कार्बन जो है उसको दो अलग ग्रुप होने चाहिए। दोनों के मिला के कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को समझो क्या बोलने जा रहा हूं। जैसे ये वाला राइट वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसको अपने दो अलग ग्रुप है, एक ए है एक बी है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेफ्ट वाला कार्बन 2 है, उसको भी ए और बी ये दो अलग ग्रुप है, तो उसकी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। बात यह है कि इन दोनों के पास भी दोनों ग्रुप सेम है, इसके भी पास ए है उसके भी पास बी है, फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कौन सी, अगली वाली बात करता हूं जिसमें क्या हो रहा है कि चारों ग्रुप अलग अलग है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, चारों ग्रुप अलग अलग हुए तो भी चलेगा। जैसे मान लो ए बी सी डी था, राइट वाले के पास दो अलग है ए एंड बी, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेफ्ट वाले के पास दोनों अलग है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर केस 1 जैसा हो कि एक कार्बन पे दो अलग, एक कार्बन पे दो अलग, लेकिन दोनों में एटलीस्ट एक तो भी कॉमन, दोनों कॉमन है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक तो भी कॉमन अगर है तो उस वाले में जो आइसोमेरिज्म होता है उसको बोला जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और अगर मान लो मॉलिक्यूल में क्या हो गया कि एक को दो अलग, एक को दो अलग तो है लेकिन उनमें एक भी कॉमन नहीं है, चारों अलग अलग है, तो उस केस में मेरे पास जो आइसोमेरिज्म होता है उसको बोला जाता है इजेड आइसोमेरिज्म। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो मॉलिक्यूल को आपको क्या देखना है, एक एक ग्रुप देखना है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको बोलते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर ब्यूटीन बना देता हूं CH2 CH3 ब्यूट 1 ENE, और एक देते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। आप क्या देखोगे, सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन देखोगे। आपने देखा कि ये राइट वाले कार्बन को दोनों ग्रुप कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक इंटायर ग्रुप है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन लेफ्ट में सर दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, ये तो सेम ही हो गए, तो ये वाला नहीं चलेगा। तो ब्यूट 1 ENE ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं तो ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे है। आपने देखा राइट वाला कार्बन, इसको दो ग्रुप अलग है, कौन कौन से है सर, ये देखो एक H है जो इससे बॉन्डेड है और एक CH3 है, तो दोनों अलग अलग है। लेफ्ट वाले को देखो, यस सर इसके पास H और CH3 ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इन दोनों में क्या करेगा, तो सिस ट्रांस, क्यों, क्योंकि दोनों के पास कॉमन ग्रुप है। अब आगे सिस ट्रांस कब बोलना है एंड इजेड कब बोलना है, तो पहला हेडिंग आता है मेरे पास सिस एंड ट्रांस को डिटेल में कैसे सीखे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस सीखना है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो ध्यान से, सिस ट्रांस में आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया उसमें आपको ढूंढना है। पहले तो ये बात तो सबको पता है कि एक कार्बन को दो अलग अलग हुए तो ही चलता है। अगर मैं आपको बोल दूं तो ये मैंने जो मॉलिक्यूल निकाला है वो कैसे निकाला है, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को दो अलग ग्रुप है क्या, हाँ है। क्या दोनों में एक कॉमन है, बिल्कुल है, तो सिस ट्रांस शो करेगा। आपको देखना है अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कोई भी एक सेम ग्रुप सेम साइड में होता है, डबल बॉन्ड के सेम साइड में, तो उस आइसोमर को आपको सिस बोलना है। अगर वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो सेम ग्रुप था वो अगर अपोजिट में है, तो फिर उस केस में कहां पे देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखना है। अगर ऐसे देखोगे तो फिर इस फॉर्म को बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म, ये मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्म हुआ। सर सिस और ट्रांस में क्या फर्क आता है, दोनों में क्या फर्क आता है, तो पहली बात तो आपको हर बार वो जस्टिफाई करना है कि मॉलिक्यूल दिखता कैसे है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो बेसिक हो गया सिस ट्रांस। अगर आपको पूछे कि इन दो मॉलिक्यूल्स में ये सिस है और वो ट्रांस है, हमेशा की बात नहीं हो रही, हर बार चीज अलग रहेगी। इसमें से पोलैरिटी का क्या होगा, तो ये पहला वाला मॉलिक्यूल पोलार है। क्यों सर, तो देखो ये सादा कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे और नेट इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो ये पोलार है।
पोलर होने की वजह से इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मोर रहेगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर वीक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा लेस। देखो एक दूसरे के कंपैरिजन में, खास करके देखो ये 4 कार्बन है तो ब्यूटीन है, इसको बोलते हैं सिस ब्यूट 2 ENE, सिस ब्यूट 2 ENE, सिस को ब्रैकेट में लिखा तो भी चलता है, और यह है ट्रांस ब्यूट 2 ENE। ओके, सिस ट्रांस तो बेसिक समझ में आ गया था, अब ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो नीचे खींच रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर खींच रहा है और एग्जैक्ट अपोजिट में है, तो ये कैंसिल हो जाता है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है नॉन पोलर। क्योंकि ये नॉन पोलर हो गया तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी रिलेटिवली लेस होता है। लेकिन जब क्रिस्टल बनेगा तो बहुत अच्छा बनता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है मोर, इसका क्रिस्टल पैक बनता है ना, कुछ ऐसी बात है। तो सिस ट्रांस हो गया। फिर मेरे पास आता है दूसरा वाला, उसको क्या बोलते हैं सर, इजेड बोलते हैं, इजेड नोमेनक्लेचर। तो इजेड में क्या होता है या फिर इजेड आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इजेड को भी ध्यान से देखो। इजेड ये लैटिन वर्ड से कुछ आए हैं, जैसे ई जो होता है वो आया है एंटगेगन इस वर्ड से, या फिर इंटेजन भी पढ़ते हैं इसको कुछ, लेकिन एंटगेगन जो होता है वो, इसका मतलब होता है टू दी अपोजिट होना, आसान भाषा में ट्रांस जैसे होना। और जेड जो होता है वो आया है जूसामेन इस वर्ड से, तो लैटिन में इसका मतलब होता है टू दी सेम साइड होना। अब सर फिर सेम और अपोजिट, ये तो सिस ट्रांस जैसे ही हुआ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इजेड तब आएगा जब आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चारों ग्रुप अलग अलग होंगे, इसमें एक भी कॉमन नहीं होगा, तो मजबूरी में आप इसको इजेड बोल रहे हो। एक भी सेम होता तो वो सेम साइड होता तो सिस, अपोजिट होता तो ट्रांस। अब क्या हो रहा है आगे, ध्यान से देखो। अब कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मान लो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मान लो इसको एक हाइड्रोजन था, एक CH3 था, लेफ्ट में एक क्लोरीन था और एक ब्रोमीन था। आपको पता करना है कि ये ई आइसोमर है कि जेड आइसोमर है। तो आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको बोला जाता है CIP रूल्स। 3 साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम होता है काहन, इनगोल्ड एंड प्रेलॉग। इन 3 साइंटिस्ट ने कुछ रूल बनाए हैं जिनको CIP रूल्स बताया जाता है। आसान भाषा में ये रूल्स होते हैं एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी रूल्स, एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी रूल्स। आपको क्या करना है, जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, उसके एक कार्बन को जो 2 ग्रुप अटैच है, पहली अटैचमेंट देखनी है, बाद का नहीं। जैसे इसकी पहली अटैचमेंट कार्बन है, इसकी पहली अटैचमेंट हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, उसको हायर प्रायोरिटी 1 दे दिया, हाइड्रोजन का कम तो उसको लोअर प्रायोरिटी 2 दे दिया। राइट वाले का सॉर्ट। अब आपको आना है लेफ्ट वाले कार्बन पे। लेफ्ट वाले कार्बन पे आप लोग क्या करोगे, तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन में सबको पता है कि ब्रोमीन डाउन दी ग्रुप है, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको 1 प्रायोरिटी, इसको 2। फिर आपको देखना है अलोंग डबल बॉन्ड, सेम प्रायोरिटी, हायर या फिर लोअर। देखो 2 यानी लो प्रायोरिटी, दोनों एक साइड में आ गए। अगर ऐसे है तो टू दी सेम, यानी इस आइसोमर को नाम क्या दोगे आप लोग, जेड आइसोमर। बराबर है। जैसे मान लो मैंने आपको एक और आइसोमर दे दिया इसका, ये मॉलिक्यूल 1 हो गया था, मैंने मॉलिक्यूल 2 निकाला, वापस कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे मैंने एज इट इज रखा Cl और Br रख दिया। ओके, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ। ध्यान से देखो, राइट साइड में प्रायोरिटी क्या जाएगी, कार्बन को ज्यादा, हाइड्रोजन को कम, और लेफ्ट साइड में प्रायोरिटी क्या जाएगी, ब्रोमीन को ज्यादा, क्लोरीन को कम, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब डबल बॉन्ड में देखा तो अप साइड में 2 and 1 अपोजिट प्रायोरिटी सेम साइड में आ रहे हैं, इधर भी अपोजिट प्रायोरिटी सेम आ रहे हैं, तो ऐसे आइसोमर को टू दी अपोजिट यानी ई आइसोमर बोलना है। ये हो गया आपका ई आइसोमर। तो एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देनी है। बस आपको याद रखना है कि अगर मान लो दोनों कार्बन आ गए, यहाँ पे भी कार्बन आता और यहाँ पे भी कार्बन आता, लेकिन उनकी चेन आगे अलग होती। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे सिंपल है, सिंगल बॉन्डेड। यहाँ पे अलग था, मान लो H और Cl था,
तो लेफ्ट का तो सबको समझ में आ गया, Cl को 1 हाइड्रोजन को 2, नो डाउट। लेकिन इनमें क्या करें, तो याद रहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे करना है। तो नो डाउट डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको 1 नंबर जाएगा, इसको 2। डबल बॉन्ड में देखोगे तो सेम साइड में अपोजिट प्रायोरिटी आ गया, तो फिर ये तो हो गया आपके लिए Z आइसोमर, सेम साइड में अपोजिट प्रायोरिटी है ना, सॉरी सेम साइड में अपोजिट प्रायोरिटी ई आइसोमर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका EZ आइसोमेरिज्म और ये होते हैं उसके CIP रूल्स। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है कि आपको बोला जाता है कि काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, आपको एक अल्कीन दिया जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, अच्छा ये तो जियोमेट्रिकल दिखाएगा नहीं, ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और इधर दे दिया CH2 CH3। अब आप पहले तो देखोगे कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक माने क्या सर, जैसे आपने डबल बॉन्ड्स देख लिए, तो डबल बॉन्ड के इधर लेफ्ट में एक कार्बन है और इधर राइट में, मतलब आपको ये एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट को देखना है, बीच में तो सिमेट्री है ही है। एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट वाले R एंड R डैश के चेन अगर अलग अलग है तो वो अनसिमेट्रिक है, उसके बराबर टुकड़े नहीं होंगे। ऐसे केस में टोटल आइसोमर अगर आपको निकालने, कौन से वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर निकालने हैं, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 2:n, और जहां पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स। याद रहे कोई डबल बॉन्ड अगर एकदम स्टार्टिंग में आता है तो उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि उसके 2 हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। जैसे ऐसे अगर आता है तो ये तो ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं कर सकता, इसका तो एक ही रहेगा, तो क्योंकि इसके पास 2 ग्रुप सेम है तो इसको काउंट नहीं करना है। तो सर फिर इस एग्जांपल में कितने निकले, तो देखो ध्यान से, इधर कितना आए, n 2 आ गए, यहाँ पे n आ गए 2, तो देयरफॉर आइसोमर्स कितने निकलेंगे, 2:2 यानी कि 4। तो मेरे पास टोटल आइसोमर निकलेंगे 4, टोटल 4 निकलेंगे। सर दूसरा केस क्या होता है, तो दूसरे केस में देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में एनलिस्ट भी कर रखा है। अब आप लोग क्या करोगे, दूसरे में देखोगे कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल निकालता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और लास्ट में CH3। अभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, कैसे सर, मैंने देखा एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट में सेम ही नंबर ऑफ कार्बन है, तो ऐसे में, और n का वैल्यू कितना आया, 2 आया, क्योंकि n होता है डबल बॉन्ड्स। अगर आपके पास सिमेट्रिक है और डबल बॉन्ड का नंबर अगर इवन है, इवन माने 2 4 6 जो भी है, तो इस टाइम पे आप फॉर्मूला लगाओगे ये वाला 2:n-1 + 1, फॉर्मूला लगेगा 2:n, उसमें से एक कम करोगे, जो आंसर आएगा उसमें एक मिलाओगे। जैसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा टोटल ज्योमेट्रिक आइसोमर 2:2 - 1 + 1, तो कितना हो गया सर, तो हो गया 2 में से एक गया 1, 2:1 2 + 1, तो टोटल कितने आइसोमर रहेंगे, 3 आइसोमर रहेंगे। और तीसरा और लास्ट केस कुछ ऐसा है कि मान लो ऐसा होते टाइम पे अगर आपके पास ऑड आ जाए, ऑड माने यहाँ पे n कितना आ गया, 1 आ गया, ये तो ऑड है, तो ऐसे केस में टोटल आइसोमर कैसे निकलेगा, तो ऐसे केस में टोटल आइसोमर कुछ ऐसे निकलेगा कि आपके पास फॉर्मूला होता है 2:n-1, बस इतना सा फॉर्मूला। कैसे निकालोगे, तो 2:1 - 1, तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर वो आइसोमर रहेगा सिर्फ एक मेरे पास, है ना, एक ऐसा कुछ। ओके, 2:0, समथिंग रेस टू 0 इज 1 के हिसाब से, ओके, 2:n-1, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर x ट्रांस, ओके चलो इसको सॉल्व करके देखता हूँ, तो मेरे को मिलेंगे 2 आइसोमर्स, है ना, 2:1, ओके, 2:1 आ गया, 2 - 1 2, ओके चलो कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। एक सिस और एक ट्रांस, उसके क्या होंगे, एक सिस रहेगा एक ट्रांस रहेगा, एक ट्रांस रहेगा एक सिस रहेगा, 2, और दोनों सिस या दोनों ट्रांस का एक काउंट करोगे। फॉर्मूला से निकालो, इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट मेरे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कैसे कैसे निकालना है ऑप्टिकल आइसोमर्स को।
अब देखना स्टीरियो आइसोमर का ये जो लास्ट होता है, देखो ऑप्टिक्स माने होता है लाइट, तो लाइट से रिलेवेंट ये वाले आइसोमर्स है, जो लाइट पास होती है ना उसकी वजह से रिलेवेंट ये जो भी है आइसोमर्स है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स और नॉर्मल आइसोमर में फर्क क्या है? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर है जिसमें अगर मैंने मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले रखा है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे पहचानते हैं? 1 मिनट में बता दूंगा। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और इस पे मैंने अगर प्लेन पोलराइज लाइट डाली, इससे पास कर दी, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये मॉलिक्यूल से पास होने के बाद जिस भी प्लेन से वो लाइट जा रही थी उससे या तो राइट में रोटेट होती है या तो लेफ्ट में रोटेट होती है। मतलब लाइट रोटेट होती है, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। अगर राइट में हो गई तो ऐसे मॉलिक्यूल को डिक्स्ट्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है और अगर लेफ्ट में हो गई तो ऐसे मॉलिक्यूल को लियो बोला जाता है। डिक्स्ट्रो का लैटिन मीनिंग है टू दी राइट, लियो का टू दी लेफ्ट, ऐसे कुछ हो जाता है। डेफिनेशन क्या? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम दिखेगा, अभी दिखाता हूं, शो करता हूं, बट डिफरेंट 3D स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो 3D की अरेंजमेंट रहेगी ना वो डिफरेंट रहेगी। तो ये है वो फिनोमिना, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो ब्रैकेट में है क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। कैसे पहचानते बताऊंगा। उसमें मैं प्लेन पोलराइज लाइट डालूंगा, या तो वो राइट में रोटेट होगी या तो लेफ्ट में होगी। अब दुनिया के ऐसे वाले मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन होता है, जिसका दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कायरल कार्बन यानी क्या सर? तो वो भी समझो। कायरल कार्बन यानी अ कार्बन हैविंग 4 different groups directly attached to it, directly attached to it। उसको जो 4 ग्रुप है वो चारों के चारों अलग होने चाहिए और ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना। पहले तो एग्जांपल सीखते हैं। एच सी, Cl, CH3 और Br। तो देख लो ये जो कार्बन है बीच में, इसके चारों ग्रुप तो अलग अलग हुए। कैसे अलग अलग हुए? देखो एक H है, एक Br है, एक CH3 है और एक Cl है, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसके ढेर सारे एग्जांपल्स है। जैसे मान लो कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मान लो H है, इधर C है, इधर Cl है, इधर CH3 है और इधर C2H5 है। तो लोगों को लगता है सर ये दोनों तो कार्बन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या कंसिडर करना है कि ये एंटायर थिंग जो है वो एक एक ग्रुप है। तो ये कार्बन कार्बन होके भी ये 2 कार्बन है अलग ग्रुप है, ये एक कार्बन है अलग ग्रुप है, तो ऐसे देखना है। तो ये दोनों, ये भी हो गया कायरल कार्बन। एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। ओके, क्या होता है सर इसमें? कंडीशन क्या होते हैं कि कब कब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है? तो पहली बात, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, जो अभी पहचानना सीखा है। दूसरा, उस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है वो सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। अब ये 2 मिनट में सिखाता हूँ क्या मतलब होता है। और मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, ये भी आपको अभी समझाऊंगा। ओके, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको आने जरूरी है। इन वर्ड्स के साथ में ये अपना आइसोमेरिज्म हो जाएगा खत्म। एनेंटियोमर, डायस्टीरियोमर, रेसमिक मिक्सचर एंड मेसो कंपाउंड्स। क्लास 11th वाले बच्चों को ये समझना थोड़ा हल्का मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इसका असल में एप्लीकेशन आता है क्लास 12th वाले हैलोजन वाले चैप्टर में। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? मैं एक मॉलिक्यूल निकालता हूँ और मॉलिक्यूल फिशर फॉर्म में निकालता हूँ। अब होपफुली सबको फिशर फॉर्म समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो फिर वो पहले वाले लेक्चर्स को आपको देखना है। मैंने एक मॉलिक्यूल निकाला ऐसे, जिसमें ये यानी एक कार्बन होता है और इसको 4 डिफरेंट ग्रुप है। मैंने इसका निकाला मिरर इमेज, ये मिरर है और इसमें मैंने इसका निकाला इमेज। तो मिरर इमेज क्या निकलेगा सर? कुछ ऐसे निकलेगा। यहाँ पे है H, ये OH अपोजिट में दिखेगा मिरर में, CH3 की ही जगह पे दिखेगा और ये CH2H अपनी जगह पे ही दिखेगा। सिर्फ जो मिरर के पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो दूर दिखेगा। मुझे इस मिरर इमेज को ऐसे पन्ने की तरफ फ्लिप नहीं करके इसको मुझे एज इट इज उठाना है
और इसके ऊपर रख देना है विदाउट रोटेट किए बिना, तो मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ये H और OH एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, है ना। असल में H के ऊपर आना चाहिए, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो पहली बात, इनेंशोमर वो होते हैं जो मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होने ही चाहिए। तो देखो ये सर मिरर इमेज है, लेकिन दूसरी कंडीशन वो सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, यानी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर रखो विदाउट फ्लिप, एज इट इज रखना है, तो उनको बोला जाता है इनेंशोमर। तो ये मॉलिक्यूल ए एंड बी आर इनेंशोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आपको एग्जाम में ऑलरेडी दो मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा ये एक दूसरे के क्या है, तो आपको विदाउट रोटेट किए बिना उसको वहां पे रखना है। अगर वो एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आते हैं तो वो इनेंशोमर है। तो इस तरह से पहचाना जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है कि कभी कभी मॉलिक्यूल दिखने में सेम नहीं दिखता, लेकिन वो इनेंशोमर होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं इसको कुछ तो भी नाम देता हूं, जैसे मुझे 1 2 3, जो एक मिनट बाद में सिखाने वाला हूं, तो इस मॉलिक्यूल में अगर मैं 1 2 3 जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एस, लेकिन मैं लूंगा आर। अगर इसका नाम आर आता है तो इसका नाम आना चाहिए एस। ये आर एस नाम देते कैसे, अभी मैं 2 मिनट में सिखाने वाला हूं। तो एक का नाम अगर आर आया, दूसरे का एस आया, तो भी ये एक दूसरे के इनेंशोमर होते हैं। आर एस नाम कैसे देते हैं 1 मिनट में आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास जो होता है वो होता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या, तो बस इतना याद रखो, ऐसे वाले आइसोमर जो मिरर इमेज ही नहीं है, नॉट मिरर इमेज आइसोमर, वो मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने OH लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे मान लो CH3 लगाया, यहाँ पे CH2H लगाया। मैंने इसका एक और मॉलिक्यूल निकाला जिसमें मैंने OH यहाँ पे लगाया, OH लगाया यहाँ पे, CH3 लगाया यहाँ पे, CH2H लगाया यहाँ पे, और मान लो H लगाया यहाँ पे। अब ये मॉलिक्यूल सर मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने बीच में मिरर निकाला तो ये OH तो यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो नहीं दिख रहा है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। तो नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स जो होते हैं वो डायस्टेरियोमर होते हैं। इसकी हिंट क्या होती है, अगर मान लो ये इसका नाम आर आ गया तो इसका भी नाम आर आएगा, इसका नाम अगर एस आ गया तो इसका भी नाम एस आएगा। ये होती है आपके पास हिंट। ये नाम कैसे देना है मैं अभी सिखाने वाला हूं। ओके चलो, फिर क्या होता है, एक शब्द ये भी होता है कि रेसमिक मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर। मान लो मैंने क्या कर दिया, इनेंशोमर का मिक्सचर ले लिया 1:1, यानी मेरे पास एक आइसोमर था डेक्स्ट्रो जो लाइट में घुमा रहा था, जिसका मैंने 50% ले लिया, प्लस इसमें मैंने उसी मॉलिक्यूल का एल यानी लियो जो लेफ्ट में घुमा रहा था वो 50% ले लिया, बराबर इतना ही परसेंटेज ले लिया। इवन दो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव थे, यानी दोनों लाइट को रोटेट कर रहे थे, लेकिन सर इसने लाइट को राइट में रोटेट किया और इसने लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया। जब दो अपोजिट जो वेव्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और बराबर सेम रोटेशन वाले, ये अगर 45 से राइट है तो 45 से लेफ्ट है, जब मिक्स होते हैं तो हमारे ह्यूमन आई को ये तो कैसा दिखेंगे, ये कंबाइन होने के बाद ऐसे दिखेगा कि ये प्लेन पोलराइज ही है। इसके वजह से मतलब असल में लाइट रोटेट हुई है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं उसमें तो लाइट रोटेट हुई नहीं, तो इसके वजह से ये ऑप्टिकली हो जाते हैं इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। इवन दो कैरल कार्बन है, लेकिन दोनों का 50-50% मिक्सचर है, राइट और लेफ्ट में घुमाने वाले का। तो याद रखना है 1:1 यानी 50-50% सेम रेशियो वाला डेक्स्ट्रो एंड लियो का जो मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है रेसेमिक मिक्सचर, इसको बोलना है रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल लाइट जो होती है वो पीपीएल ही हमें दिखती है, प्लेन पोलराइज ही दिखती है। लास्ट वाला वर्ड मेरे पास है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स कैसे पहचानने हैं, तो याद रहे मीजो कंपाउंड में आपको याद रखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कोई बोलेगा सर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, तो आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंस होना मैं सीधा ट्रिक से बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल निकाल लिया कुछ ऐसा,
यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ पे ले लिया H, यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ पे भी ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया H और यहाँ पे ले लिया CH3। किसी को मैंने पूछा क्या इनमें कायरल कार्बन है, तो पहचान लिया कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। क्यों? इस कार्बन को 1 2 3 और ये पूरा अलग ग्रुप है, इसको भी 1 2 3 और ये पूरा अलग ग्रुप है। अब ऐसे में क्या होता है, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो इसका मिरर इमेज आएगा कैसे, इसका मिरर इमेज आएगा ऐसे, ये H H पास में दिखेगा, OH OH दूर दिखेगा, ये ऊपर CH3 था और ये ऊपर नीचे भी CH3 था। अब मैंने ये जो दो निकाले हैं ये मिजो कंपाउंड नहीं है, ये एक दूसरे के इनैंशोमर है। इनैंशोमर है, क्यों इनैंशोमर है, तो ये इनैंशोमर इसलिए है क्योंकि ये मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज नहीं होते। लेकिन अगर मैं इन्हीं का एक और एजोमर निकालता CH3, लास्ट में भी CH3, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कि मैंने एक OH राइट में लिखा और एक का OH लेफ्ट में लिखा। देखो बात अभी भी वही है, एक CH3 एक CH3 एक CH3 एक CH3 एक OH, लेकिन मैंने क्या करा, लिखते टाइम पे ये OH अपोजिट निकाले। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक से जाना है। बहुत सारे लोग गलती से इसको सिमेट्रिक मानते हैं कि देखो सर यहाँ से बराबर बीच में से दो टुकड़े हो रहे हैं, आधा ऊपर आधा। रियल में ये 3D मॉलिक्यूल है, इसके दो टुकड़े इमेजिन नहीं हो सकते। इसको अगर मैं देखता हूं तो इस पॉइंट से मैं ऊपर राइट में जाता हूं OH है, नीचे आता हूं लेफ्ट में OH है, इधर मैं लेफ्ट में जाता हूं H है, इधर लेफ्ट में आता हूं H है, ऊपर जाता हूं CH3 है, नीचे आता हूं CH3 है। तो एक पॉइंट से जब हम अपोजिट अपोजिट जाते हैं और सेम सेम ग्रुप मिलते हैं तो उस केस में इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मीजो कंपाउंड है। और मीजो कंपाउंड भी अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों सर? तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा कि अगर मान लो बाय चांस इस कायरल कार्बन का आइसोमर मेरे पास R नेम आता है तो इसका बराबर S मिलेगा। मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लियो है, उसी मॉलिक्यूल में ये राइट में घुमाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा, तो R एंड S एक दूसरे को क्या कर देगा, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। कैंसल कर दिया तो मुझे तो लाइट प्लेन पोलराइज ही दिखेगी और इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो मिजो कंपाउंड का ट्रिक भूलिए मत। मिजो कंपाउंड का ट्रिक है कि जो बीच वाले जो दो कार्बन होते हैं, ये बीच वाले दो कार्बन जो होते हैं, ये दो कार्बन, इनके सेम ग्रुप अपोजिट में होते ही ये ट्रिक होती है। सेम ग्रुप अपोजिट में होनी चाहिए, सेम ग्रुप अपोजिट में अगर है तो समझ जाओ कि वो मिजो कंपाउंड है, अगर नहीं है तो फिर वो इनैंशोमर है। फिर लास्ट बारी ऐसे आती है कि हमें ये भी काउंट करवाते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कैसे करें, तो ये भी कहानी अपन सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कैसे करने हैं। तो पहले तो आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा आप उसको देखेगा और उसमें ढूंढना है आपको कि इसमें मीजो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। अगर मीजो एग्जिस्ट नहीं करता तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं 2n, और जहां पे n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन होता है। अगर मान लो उस मॉलिक्यूल में मीजो प्रेजेंट है, मीजो पहचानना अभी एक और बार सिखा देता हूं, मीजो प्रेजेंट है तो उस केस में आप क्या करोगे, फॉर्मूला 2n तो रखोगे लेकिन उसमें से एक आइसोमर कम करोगे क्योंकि उसका एक मीजो फॉर्म भी होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH, यहाँ पे Cl है, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे OH है और CH3 है। आपको बोला इसके टोटल कितने आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपने ढूंढा एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन एक है, और बीच वाले के पास दोनों ग्रुप अलग अलग है, मतलब इसमें सिमेट्री हो ही नहीं सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल निकालता हूँ, देखो ध्यान से, ये ऊपर CH3 नीचे भी CH3, इसके पास H और Cl है और उसके पास H और OH है। अब इसमें ग्रुप अपोजिट भी जाते तो सिमेट्री तो ऐसे भी आनी नहीं है, तो सिमेट्री आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में क्योंकि देखो ना ये ग्रुप ही अलग अलग है तो सिमेट्री कैसे करोगे, दो टुकड़े कैसे करोगे बीच में से, तो ऐसे केस में मेरे पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आएंगे 2n। n क्या था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो कायरल कार्बन है n इज इक्वल टू 2, तो 2 माने मेरे पास 4 आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इसी जगह पे एग्जांपल थोड़ा सा बदल के देता हूं कुछ ऐसे CH3 CH,
इसको भी दे दिया OH और इसको भी दे दिया OH और CH3। तो अब इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं ना अब। तो वहां से अपने पहचानना है, मतलब कार्बन को अगर सेम सेम ग्रुप है, इसको भी देखो 1 2 और 3 सेम है, इसको भी 1 2 और 3 सेम है, ये भी कायरल है। कैसे कायरल है? एक CH3 एक H एक OH और एक पूरा ग्रुप, इसके पास भी एक H एक CH3 एक OH और एक पूरा ग्रुप, तो दो कायरल कार्बन है। मीसो कंपाउंड पहचानना कैसे समझे? एक कार्बन को 3 सेम, एक कार्बन को 3 सेम, तो फिर उसका मीसो एग्जिस्ट करेगा, बीच में से टुकड़ा हो सकता है। अगर ऐसे है तो फिर इसके आइसोमर क्या निकलेंगे? 2n तो करोगे, लेकिन उसमें से एक कम करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो कायरल कार्बन है, N2 है, तो क्या लिखूंगा? 2 माइनस 1, तो टोटल मेरे पास आएंगे 4 माइनस 1, यानी कि 3 आइसोमर इसके, मैं ऑप्शन टिक करके आ जाऊंगा। तो समझ में आ गया कैसे पहचानना है? दोनों कार्बन को सारे ग्रुप सेम नहीं है तो उसका प्लेन या फिर सिमेट्री नहीं जा सकता। अगर ग्रुप अलग सेम है, सारे के सारे सेम है, तो फिर उसमें से प्लेन जा सकता है, दो टुकड़े हो सकते हैं, तो उस टाइम पे एक आइसोमर कम करना है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, आप लोग जस्टिफाई करके देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है। आप इनके चित्र डायग्राम निकाल के देखो, क्या एक कार्बन को तीनों ग्रुप सेम सेम है तो उसमें एक मीसो एग्जिस्ट करेगा, जैसे इसमें कर सकता है और इसमें कर सकता है। आप ड्रॉ करके मुझे बताना है, अगर कंफ्यूजन आता है तो कमेंट्स में मेंशन करो। ओके, लास्ट में चीज आपको सिखानी है कि सर इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर पहचानने के लिए, खास करके ये क्वेश्चन जेईई नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए आता है कि अगर कैसे पहचानना है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। तो आर ये वर्ड आता है रेक्टस इस शब्द से, और एस ये वर्ड आता है सिनिस्टर इस शब्द से। इसके मतलब क्या है? रेक्टस माने टू दी राइट हैंड साइड, और सिनिस्टर माने टू दी लेफ्ट हैंड साइड, टू दी लेफ्ट, ऐसा कुछ तो भी होता है। इसका और शॉर्टकट मतलब क्या होता है? रेक्टस को आप ले सकते हो कि अगर कोई चीज मान लो क्लॉकवाइज घूम रही है और कोई चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको सिनिस्टर लिया जाता है। करना क्या है? तो थोड़ी देर पहले आपको कुछ तो भी बोला था, SCIP रूल्स। CIP रूल्स क्या थे? तो 3 साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड, प्रेलोग रूल्स। क्या होता है इनमें? तो आपको क्या करना होता है, जहां पे भी कायरल कार्बन है उस कायरल कार्बन के चारों ग्रुप को एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देनी होती है, एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देनी है। एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी देने के बाद आपको देखना है आगे वाला किस्सा। एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी में अगर दो एटम सेम सेम आते हैं तो आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ओवर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल। बाकी एटॉमिक नंबर से काम हो ही जाता है, टेंशन नहीं लेना। करना क्या है तो बात को समझो। अगर मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो फिशर फॉर्म में ही मोस्टली दिया जाता है, इधर लिखा मैंने H, इधर लिखा CH3, इधर लिखा OH और इधर लिखा Cl, तो इनको देना है एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी क्योंकि ये कायरल कार्बन है। तो इसको नंबर जाएगा 1 क्योंकि क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन 3 और फिर हाइड्रोजन 4। करना क्या है, आपको अगर इसमें आर या एस पता करना है तो आप कार्बन एटॉमिक प्रायोरिटी नंबर 4 को इग्नोर करोगे और 1 2 3 सीक्वेंस में जाओगे। 4 को इग्नोर करके, डायरेक्ट 4 को इग्नोर करना है, 1 2 3 जाओगे। तो आपने नोटिस किया कि आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो क्लॉकवाइज। आप अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको उस आइसोमर का नाम आर लेना है, दैट्स इट। क्लॉकवाइज के लिए आर। एग्जाम्पल चेंज करता हूं, मैंने इसी एग्जाम्पल में थोड़े से चेंजेस कर दिए और अभी मैंने क्या कर दिया, OH नीचे लिख दिया, CH3 राइट में लिख दिया और ये Cl इधर। अब क्या करोगे सर? अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्रायोरिटी देंगे, इसको 1 जाएगा, इसको 2 जाएगा, कार्बन को 3 जाएगा, हाइड्रोजन को 4 जाएगा। 4 को इग्नोर किया, 1 2 3 गए। ध्यान से देखो आप लोग कैसे गए हो, तो आप लोग यहाँ पे जो रोटेशन कर रहे हो वो कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नो डाउट आपके आइसोमर का नाम आएगा S। ऐसे करना है। एक सबसे ट्विस्ट की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, IMP बात क्या है। IMP बात यह है कि फोर्थ प्रायोरिटी जो होना चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी वो होना चाहिए बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन।
बिलो द प्लेन माने क्या? फिशर फॉर्म में स्टैंडिंग लाइन जो होती है वर्टिकल, उसके ग्रुप बिलो द प्लेन कंसिडर होते हैं। तो फिशर में वो खड़े लाइन पे होना चाहिए। अगर मान लो वो इस लाइन पे आता हॉरिजॉन्टल, ऐसा वाला लाइन, ऐसे पे आया तो एनीवेज पीछे है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस पे आता है तो आपका जो भी आंसर आएगा उसके आपको रिवर्स लेना है। मतलब क्या? तो एग्जांपल से समझो, दो एग्जांपल के साथ फिनिश करते लेक्चर को। मान लो मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, H यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है और CH2OH यहाँ पे है। आपने अगेन क्या कर दिया सर, आपने एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी दे दी, O को 1 आ गया, फिर ये C और ये C टाई हो गया, लेकिन इस C के बाद तीनों जो है वो हाइड्रोजन ही आ रहे हैं, लेकिन इस C के बाद पहले हाइड्रोजन भी आ रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन भी तो है, तो पहले ऑक्सीजन आ रहा है फिर हाइड्रोजन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे 2, फिर जाएगा ऊपर 3 और फिर लास्ट में ये बेचारा जाएगा आपका 4। 4 को आपने इग्नोर कर दिया और आप चले गए 1 2 3, मतलब आप कैसे घूमे हो, तो आप घूमे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका अल्फाबेट यानी नोमेनक्लेचर आना चाहिए था आर, लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है तो जो आंसर आएगा इज टेकन टू बी, इसको पढ़ते ही इज टेकन टू बी, आप क्या लोगे एस। अगर फोर्थ प्रायोरिटी स्टैंडिंग लाइन पे होता या बिलो द प्लेन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आया वो लेना है, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन आता है तो जो आंसर आएगा उसके रिवर्स आपको ऑप्शन टिक करना है, वो करेक्ट है। फिर अगर दो मॉलिक्यूल दिए तो दो मॉलिक्यूल में आपके दोनों तरफ आर आर आंसर आ रहे हैं, ऐसे नोमेनक्लेचर देने के बाद तो वो डायस्टेरियोमर है, एक में आर आ रहा है एक में एस आ रहा है तो इनएंशियोमर है। अगर दोनों को सेम ग्रुप है तो उसमें एक मीजो होता है। तो यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म जो है वो इन डिटेल में हो जाता है खत्म, एकदम डिटेल में, पूरा डिटेल में आपका आइसोमेरिज्म हो जाता है खत्म। तो जाते जाते बस इतना कहूंगा दोस्तों कि इस प्रिपरेशन में आपको हो सकता है कि थोड़े ऑब्स्टेकल्स आए, बोर लगेगा, आपका कोई दोस्त टाइम पास कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, गेम खेल रहा है, पता नहीं क्या मैसेजेस भेज रहा है, आपका भी मन करेगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे पढ़ाई में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है लास्ट को बस, है ना, ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अप्स एंड डाउन्स है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, इससे गुजरने के लिए आपको बस लास्ट में एक लाइन बोलूंगा और आज के लिए खत्म करूंगा कि आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो उनको आपको बस कहना है और उनको फेस करना है, क्या कहते हुए, आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, आंधियों का इतनी मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं, शायद मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी, शायद मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। थैंक यू क्लास, पढ़ाई करते रहो, स्टे ट्यून।